आज पढ़ते हैं गेस्टेशन पीरियड और प्रेगनेंसी पीरियड। ठीक है, इधर से देख रहे हैं ना, आपको देख रहे हैं। जब पूरे कहूँगा मुझे सबका नाम याद हो गया। तो देखते हैं गेस्टेशन पीरियड और प्रेगनेंसी पीरियड। ठीक है, तो अगर हम एक्चुअली में देखें तो गेस्टेशन पीरियड जो है ये 280 डेज का होता है। इट इज ऑफ अबाउट 280 डेज। ठीक है, और ट्रेडिशनली जो है इट इज ऑफ 10 ल्यूनर मंथ्स। ठीक है, 10 ल्यूनर मंथ्स मतलब कि प्रेगनेंसी का जो टाइम इंटरवल है वो कितना है, 10 महीनों का। ठीक है, बट यहां पे क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन कब होगा, जब स्पर्म और एग जो है, ठीक है, वो दोनों मीट करेंगे। ठीक है, जिस टाइम पे फीमेल में ओव्यूलेशन हुआ है, अगर उसी टाइम पे है ना फीमेल ने सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म किया है, ठीक है, तो स्पर्म फीमेल की बॉडी में जा रहा है। ठीक है, एंटर हो रहा है, वेजाइनल फ्लूइड सर्विक्स में पहुंचेगा, सर्विक्स से यूट्रस में। ठीक है, और यूट्रस से वो किसी भी फैलोपियन ट्यूब के थ्रू डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और फैलोपियन ट्यूब में एम्पुलरी स्टमक जंक्शन पे एग के साथ क्या होगा, फ्यूज होगा। लेकिन बाई चांस उसके अलावा अगर फीमेल कभी भी सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म करती है, ठीक है, और ओव्यूलेशन नहीं हुआ है, तो क्या फर्टिलाइजेशन के कोई चांसेस हैं? नहीं है। अरे जब एग नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? ठीक है, तो अब देखो ओव्यूलेशन परफॉर्म कब होता है, ओव्यूलेशन कब होता है, 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, और इस 13th से लेकर 15th डे, इन 3 दिनों के अंदर अगर कोई भी फीमेल जो है ना उसके अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के अकॉर्डिंग अगर इन 3 दिनों के अंदर फीमेल जो है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म कर रही है, तो उसमें फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे एग जो है उस फीमेल की बॉडी में प्रेजेंट होता है और एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो मानते हैं हम कि कोई फीमेल थी जिसका मेंस्ट्रुअल टाइम ड्यूरेशन कितना था, 28 डेज। ठीक है, 14th डे में ओव्यूलेशन हुआ। हमेशा ये ध्यान में रखो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का डे वो वेरी कर सकता है, वो 28 से 30 हो सकते हैं, 28 से 25 हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ओव्यूलेशन हमेशा ही साइकिल के मिड डे पे होगा। ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है, तो कोई फीमेल है जिसका ओव्यूलेशन टाइम ड्यूरेशन कितना है, मेंस्ट्रुअल टाइम ड्यूरेशन कितना है, 28 डेज है, ओव्यूलेशन 14th डे पर हुआ। ठीक है, इसी टाइम पे फर्टिलाइजेशन परफॉर्म हुई है। ठीक है, तो अब इस फर्टिलाइजेशन के टाइम से है ना एक्चुअली में हम प्रेगनेंसी को काउंट करते हैं प्रेजेंट टाइम पे। ठीक है, मतलब कि हम पहले क्या कर रहे थे, 280 दिनों का प्रेगनेंसी काउंट कर रहे थे। ठीक है, अब क्या हुआ, हम काउंट कब से कर रहे हैं, फ्रॉम फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन स्टार्ट कब हो रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे से। ठीक है, मतलब कि हमारे पास एक पूरा मंथ था। ठीक है, और इस मंथ के 14th डे से फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, मतलब कि प्रेगनेंसी यहां से स्टार्ट हुई ना। अब इसी मंथ के जो पहले 1 to 13th डे थे, क्या उस टाइम में ऐसा कोई इवेंट हुआ? नहीं हुआ। अरे स्टार्टिंग के 14 दिनों तक क्या फीमेल बॉडी में फर्टिलाइजेशन हुआ? नहीं हुआ। जब एग ही प्रेजेंट नहीं तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? ठीक है, 14th डे पे ओव्यूलेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हो गया उसी टाइम पे। ठीक है, तो ये जो 14 डे है, जो स्टार्टिंग के जो 14 दिन है, ठीक है, इसको हम क्या कर देते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं, 280 माइनस 14। ठीक है, कितना हुआ, 256 डेज। ठीक है, तो पहले जो है हम प्रेगनेंसी को काउंट कितना कर रहे थे, 10 ल्यूनर मंथ्स में, बट प्रेजेंट टाइम में प्रेगनेंसी का जो एक्चुअल टाइम ड्यूरेशन है वो कितने, 256 डेज या 9 मंथ्स एंड 7 डेज। ठीक है, ये टाइम पीरियड वेरी कर सकता है अकॉर्डिंग टू हेल्थ कंडीशन ऑफ फीमेल।
ठीक है। तो प्रेगनेंसी जो है मतलब कि जो बेबी मदर बॉडी के बाहर आ रहा है, ठीक है, वो इस 9 महीने से पहले भी आ सकता है और हो सकता है कि ये थोड़ा डिले हो जाए, ठीक है। बट ज्यादा चांसेस होते हैं कि इस पर्टिकुलर टाइम तक पार्चुरेशन हो जाएगा, ठीक है। और अगर 9 महीने से पहले बेबी की बर्थ होती है, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं प्री प्रेगनेंसी, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में ये हो सकता है कि बेबी का कोई पर्टिकुलर ऑर्गन या कोई पर्टिकुलर बॉडी का पार्ट वो जो है वो प्रॉपरली डेवलप ना किया, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में डिफेक्टिव बेबी की बर्थ होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो पूरा 9 मंथ एंड 7 डेज का ड्यूरेशन है और जिसके बेसिस पे हम पूरा प्री प्रेगनेंसी डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, ये एक्चुअली में क्या है 37th वीक से पहले, ठीक है, इसको प्री पार्चुरेशन स्टेज बोलते हैं, ठीक है। और अगर बाय चांस 28th वीक से पहले फीमेल बॉडी में ऐसा कुछ होता है, ठीक है, तो हम उसे मिस कैरेज बोलते हैं, ठीक है, जिसमें बेबी डिफेक्टिव तो होगा और ये भी हो सकता है कि बेबी के डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये जो 14th डे पे जहां पे ओव्यूलेशन हो रहा था और फर्टिलाइजेशन परफॉर्म हो रहा था, ठीक है, हम इसी बेसिस पे किसी भी फीमेल का डिलीवरी डेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस ओव्यूलेशन के टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग हम फीमेल बॉडी में डिलीवरी डेट बता सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ इतने टाइम पे बेबी का पार्चुरेशन हो जाएगा और बेबी जो है वो मदर बॉडी से बाहर आ जाएगी, ठीक है। आगे बात सर, अब जो पूरा प्रेगनेंसी का टाइम इंटरवल है, हाँ, ये जनरली 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइडेड है, ठीक है। ट्राई का मतलब है 3, ठीक है। तो पूरा प्रेगनेंसी का जो टाइम इंटरवल है ये 3 मंथ्स में डिवाइडेड है, ठीक है। हर एक 3 महीने का एक ट्राइमेस्टर होता है, ठीक है। तो टोटल 3 ट्राइमेस्टर हो गए पूरे ये प्रेगनेंसी के टाइम इंटरवल में, ठीक है। अब जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो रहा है, ठीक है, इस फर्स्ट ट्राइमेस्टर की स्टार्टिंग कहां से हो रही है, जहां पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है, मतलब कि अगर फीमेल बॉडी में 14th डे पे फर्टिलाइजेशन हो चुका है, ठीक है, मतलब कि फीमेल बॉडी में 14th डे पे फर्टिलाइजेशन हुआ है तो उसी टाइम से पहला ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ के एंड तक बेबी में हार्ट की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। प्रेगनेंसी के पहले महीने तक बेबी में दिल बन जाता है, ठीक है। तो जो बेबी का जो दिल है ना वो पहले बनता है एज दैट ऑफ ब्रेन, इसीलिए शायद हम बोलते हैं कि दिल की पहले सुननी चाहिए दिमाग की बात में, है ना, क्योंकि दिल को हमारे बारे में ज़्यादा पता होता है एज दैट ऑफ आवर ब्रेन, क्योंकि वो पहले हमारी लाइफ में वो पहले आया है, ठीक है। तो हम फर्स्ट मंथ से, है ना, पहले महीने से हम किसी भी फीमेल बॉडी में इस स्टेथोस्कोप के थ्रू हार्ट बीट सुन सकते हैं, ठीक है। तो कभी कभी आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा, ठीक है, या जब आगे जाके कॉलेज में किसी प्रेग्नेंट लेडी को एग्जामिन कर रहे होंगे, है ना, तो जब स्टेथोस्कोप का जो बेल रिंग होता है, मतलब कि वो बेल रिंग ये कुछ ऐसा होता है ना, बेल रिंग जो हम चेस्ट पे रखते हैं, ठीक है। तो जब आप उसके पेट पे रखोगे, है ना, तो
उसकी हार्ट बीट के अकॉर्डिंग आप ये भी डिटरमाइन कर सकते हो कि बेबी में कहीं कोई हेल्थ कंडीशंस तो नहीं है, मतलब कि बेबी जो है वो कहीं अनहेल्दी तो नहीं है, या बेबी की हार्ट बीट में कोई डिफेक्ट तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हम डिटरमाइन कर सकते हैं थ्रू स्टेथोस्कोप एट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ। ठीक है, अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड होते होते जितने भी बॉडी में मेजर ऑर्गन्स होते हैं उन सभी की फॉर्मेशन हो चुकी होती है। ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड तक। ठीक है, मतलब कि एट द एंड ऑफ 12th वीक ऑल मेजर ऑर्गन्स आर फॉर्म इन डेवलपिंग फीटस। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही उस फीटस की बॉडी में लिम्स एंड डिजिट्स, ठीक है, बनने स्टार्ट हो जाते हैं। लिम्स का मतलब ये 4 लिम्ब, हाइंड लिम्ब, स्केलेटल सिस्टम। डिजिट्स का मतलब डिजिट्स, आंकड़े, गणित थोड़ी ना पढ़ रहे हैं। डिजिट्स, हाँ, फिंगर्स, डिजिट्स, फिंगर्स बोलते हैं बायोलॉजी में डिजिट्स। ठीक है, तो लिम्स एंड डिजिट्स की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। ठीक है, हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि फर्स्ट मंथ के एंड तक हार्ट बन जाएगा। ठीक है, हम स्टेथोस्कोप के थ्रू हार्ट बीट सुन सकते हैं। ठीक है, और जितने भी मेजर ऑर्गन्स बनते हैं वो सारे ही फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड तक फीटस की बॉडी में प्रॉपर्ली फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, आगे बात सुनो। अब देखते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर। ठीक है, अब देखो जो लिम्स एंड डिजिट्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बनने स्टार्ट हुए थे, ठीक है, ये लिम्स और डिजिट्स जो है ये प्रॉपर्ली एक्सटेंड हो चुके हैं। एक्सटेंड का मतलब है ये प्रॉपर्ली फॉर्म हो चुके हैं। हाँ, हाँ, एक्सटेंड का मतलब है कि ये प्रॉपर्ली अब फॉर्म हो चुके हैं। ठीक है, लिम्स और डिजिट्स जो है जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बनना स्टार्ट हुए थे वो सेकेंड ट्राइमेस्टर में उनकी प्रॉपर फॉर्मेशन हो चुकी है। ठीक है, इसके साथ ही सेकेंड ट्राइमेस्टर में बॉडी पे हेयर्स की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो अगर आप उस टाइम पे अल्ट्रासाउंड में देख रहे होंगे, ठीक है, तो मॉनिटर पे आपको बेबी के हेड पे हेयर्स दिखेंगे। ठीक है, इसके साथ ही जैसे जैसे सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड हो रहा होता है, मतलब कि अप टू द एंड ऑफ 24th वीक, ठीक है, जो बेबी की आईलिड्स है, ठीक है, ये सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, सेपरेट होने का मतलब है पहले ये जो आईलिड है ना, हाँ, ये हमारे आई के बेस, मतलब कि आंखें भी बंद हुई हैं प्रॉपर्ली, आंखें खुलना या बंद होना अभी परफॉर्म नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, तो क्या होता है तो क्या होता है कि 24th वीक तक, है ना, 24वें हफ्ते तक जो बेबी की आईलिड्स है, ठीक है, वो प्रॉपर्ली ओपन एंड क्लोज होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, मतलब कि बेबी अब फीटस जो है वो प्रॉपर्ली अपनी पलकें झुका सकता है ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं पलकें झुकाना, है ना, तो पलकें झुकाना वो स्टार्ट कर चुका होता है। ठीक है, जो आई लैशेस है, आई लैशेस की प्रॉपर फॉर्मेशन हो जाती है, आई लैशेस आर फॉर्म्ड। ठीक है, फिर देखते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर। ठीक है, अब इस 24th वीक के बाद जितना भी टाइम ड्यूरेशन है और कब तक, जब तक पार्चुरेशन नहीं हो जाता तब तक वो सारा ही टाइम इंटरवल इंक्लूड होता है थर्ड ट्राइमेस्टर में। ठीक है, इस थर्ड ट्राइमेस्टर में फीटस जो है वो प्रॉपर्ली मैच्योर हो चुका है फॉर डिलीवरी, फॉर पार्चुरेशन। ठीक है, तो अब जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था ना, मिसकैरेज
एंड प्री प्रेगनेंसी प्री पार्चुरेशन वाली स्टेज, ठीक है। तो वो इसी के बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं कि अगर 27th वीक से पहले, ठीक है, पहले वाली कंडीशन को क्या बोलते हैं, मिसकैरेज, ठीक है, और अबॉर्शन, ठीक है, और 37th वीक से पहले प्री पार्चुरेशन, ठीक है, या इसको ये प्री टर्म लेबर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये 37 टू 48 वीक, मतलब कि जब तक फीटस जो है वो मदर बॉडी से बाहर नहीं आ जाता, ठीक है। तो अब देखो फर्टिलाइजेशन हुआ था, है ना, जाइगोट बना था, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का ही बनना है, ठीक है। जाइगोट के बाद फिर क्या हुआ, जाइगोट के बाद क्या हुआ, मॉरुला, ब्लास्टुला, है ना, गैस्ट्रुला, मतलब कि एम्ब्रियो, ठीक है। एम्ब्रियो में ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट हुई, ठीक है, और जहां से ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है वहीं से हम एम्ब्रियो को क्या बोलते हैं, फीटस, ठीक है। अब ये फीटस, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को जो फीमेल बॉडी में फॉर्म हो रहा है, हम उसे फीटस तब तक बोलेंगे जब तक पार्चुरेशन नहीं हो जाता, ठीक है। मतलब पार्चुरेशन के बाद हम इसी फीटस को बेबी बोलते हैं, ठीक है, या इसे ही हम इन्फेंट बोलते हैं, या इसे हम नियोनेट बोलते हैं, ठीक है। नियोनेट जनरली रेफर किया जाता है न्यू बॉर्न बेबी को, मतलब कि जैसे आज जो है ना, बच्चे ने इस दुनिया में कदम रखा, ठीक है, तो अभी से लेकर 28 दिनों तक, मतलब कि अप टू दी 4 वीक, ठीक है, मतलब कि अप टू दी 1 मंथ, हम उसे क्या बोलेंगे, नियोनेट, ठीक है। हाँ, जो इन्फेंट है, इन्फेंट की डेफिनेशन है ना बहुत वेरी करती है, हम लगभग 6 महीने के बच्चे को भी इन्फेंट बोल रहे होते हैं, 1 साल 2 साल के बच्चे को भी इन्फेंट बोल रहे होते हैं, ठीक है। बाकी बेबी तो आप बोल सकते हो, बेबी तो अकॉर्डिंग हमारी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग होता है ना। कभी कभी लोग 20 साल की उम्र में बेबी ही रहते हैं, कुछ लोग, और सिर्फ 20 साल का, कभी कभी 60-70 साल के लोग भी बेबी बन जाते हैं, है ना, कोई भरोसा नहीं है बेबी कौन है, ठीक है। तो आज प्रेजेंट टाइम में बेबी की डेफिनेशन बहुत ही वाइड हो गई, बट ध्यान में रखना कि बायो में जो है बेबी क्या है, एक न्यू बॉर्न बच्चा है ना, न्यू बॉर्न चाइल्ड, दैट इज बेबी, ठीक है। अब 3 साल 4 साल 5 साल तक के बच्चे को आप बेबी बोल सकते हो, ठीक है, ये मेडिकली वैलिड है, बाकी इमोशनली वैलिड अप टू दी अनलिमिटेड टाइम, ठीक है। तो ये था पूरा गेस्टेशन पीरियड। फर्मी खुद ही बनाते हैं, देखिए कोई नहीं, ये चैप्टर अभी तो जैसे चल रहा है वैसे चलने देते हैं, ठीक है। अब एक छोटा सा टॉपिक और बचा हुआ और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा पूरा, ठीक है, सिर्फ लैक्टेशन बचा हुआ इस चैप्टर में, ठीक है। फिर इसके बाद जो भी चैप्टर आएंगे वो सारे ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चाहे वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो, चाहे जेनेटिक्स हो, चाहे मॉलिक्यूलर बेसिस हो, और चाहे एवोल्यूशन हो, ठीक है। आज तक कोई भी ऐसा एग्जाम कभी भी नहीं गया कि इन 4-5 चैप्टर से क्वेश्चन ना आए, ठीक है। तो ये हमेशा ही ध्यान में रखो कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, इन ह्यूमन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बेसिस एंड एवोल्यूशन, ये 6 चैप्टर जो है ये आपके नीट में 30 से 35 का क्वेश्चन कवर कर सकते हैं, ठीक है, कभी कभी इससे ज़्यादा भी हो सकता है 90%, ठीक है। तो इसलिए ये जो चैप्टर 6 चैप्टर हैं, इस 6 चैप्टर को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कन्फर्म है, यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने,
ठीक है। तो बाकी तो जैसे वीडियोस चल रही थी है ना, नोट्स तो वैसे भी बहुत अच्छे अच्छे बनाए सभी लोगों ने, तो कुछ जो टॉपिक हैं ठीक है वो टॉपिक मैं लिखवा दूंगा, ठीक है। जिसको कोई डाउट रहेगा वो मुझसे पूछ लेगा, ठीक है। जैसे जैसे क्लासेस चलती जाएंगी सारे डाउट क्लियर करते चलो, जितने भी हमारे प्रोडक्शन में डाउट्स हैं, ठीक है। और जो मेजर टॉपिक होगा मैं क्लास में बता दूंगा, सब लिखवा दूंगा, ठीक है। बट इस चैप्टर कुछ होता नहीं क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर यही है, ठीक है। किसी और चैप्टर से क्वेश्चन आए ना आए, इस चैप्टर से क्वेश्चन हमेशा ही रहता है, ठीक है। तो इसलिए अपने लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। आगे देखते हैं लैक्टेशन। Focus on our ink level. आपने नोट्स में लिखा हुआ है सिमरन, क्या लिखा है? हाँ, कि फीटस जो है उसने रियलाइज किया कि अब मुझे मदर बॉडी से बाहर आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि जो वेस्ट मटेरियल है वो माउथ के थ्रू, ईयर के थ्रू, है ना, नोज के थ्रू उसकी बॉडी में एंटर होता है, ठीक है। वेस्ट मटेरियल एंटर होता है, ये एक पॉइंट है। प्लेसेंटा का एक्सक्रीटरी फंक्शन पढ़ा था। प्लेसेंटा का जो एक्सक्रीटरी फंक्शन है वो क्या करता है, जितने भी वेस्ट मटेरियल जनरेट होते हैं वो फीटस की बॉडी से मदर बॉडी में ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। ये प्लेसेंटा का एक्सक्रीटरी फंक्शन, ठीक है। तो जब प्लेसेंटा अगर अपना एक्सक्रीटरी फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो वेस्ट मटेरियल जो है फीटस की बॉडी में कैसे जा रहा है, ये पहली बात। दूसरी बात, कभी ना जैसे क्या है कि जब आप आगे कॉलेज में जाओगे है ना, तो कभी बाई चांस क्या करना, क्या होगा कभी, जैसे मैंने एक बार एग्जांपल बताया है ना कि एक डॉक्टर ने है ना क्या करी, एक उंगली है ना डेड बॉडी के एनस में एंटर करी, फिर उसको लिक कर दिया है ना। मैंने ऐसा एक एग्जांपल बताया था, मुझे याद है। तो वैसे बाई चांस ना कभी कभी क्या होता है कि कोई न्यू बॉर्न बेबी है ना, तो अब भाई उसे तो कुछ पता है नहीं कि उसकी बॉडी में रिफ्लेक्स कब होने है ना। तो मान लो यूरिनेशन परफॉर्म होने है ना, और यूरिन की कुछ बूंदें किसी पर्सन की माउथ में चली गई। अभी वो बच्चा जो है वो 2-3 दिन का है, 10-12 दिनों का है ना। तो उस पर्सन ने क्या किया, उस बच्चे का यूरिन टेस्ट कर दिया है ना। क्या पता ऐसा सौभाग्य आप लोगों की भी जिंदगी में आएगा, आएगा आएगा जिंदा मतलब, यही मेडिकल है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करोगे। तो उस पर्सन का सौभाग्य था कि उसने उस बच्चे का यूरिन टेस्ट किया। तो जब आप यूरिन टेस्ट करोगे ना तो उसमें प्रॉपर वो एसिडिटी नहीं होती है जो एक एडल्ट की यूरिन में होती है, ठीक है। और उसका जो टेस्ट होता है ना वो टेस्ट एडल्ट यूरिन के टेस्ट से बहुत ही लाइट होता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उस बेबी की बॉडी में ना यूरिया साइकिल जो है वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं होते, प्रॉपर यूरिया नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है, क्योंकि वो कोई भी प्रॉपर फूड अपटेक नहीं कर रहा। ऐसा तो नहीं है ना कि आप एक दिन के बच्चे को रोटी चावल खिला रहे हो है ना, ऐसा नहीं होता ना। तो जब प्रॉपर फूड अपटेक नहीं कर रहा है तो उसकी बॉडी प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, ठीक है।
उस टाइम पे वो जितना भी फूड, ज़्यादातर लिक्विड फूड ही कंज्यूम करता है बेबी, है ना, तो ज़्यादातर लिक्विड फूड जो है उसमें वाटर ही प्रेजेंट होता है, चाहे इवन मिल्क ही क्यों ना हो, चाहे मदर मिल्क भी अगर वो कंज्यूम कर रहा है तो उसमें भी 96% वाटर होता है, 4% सॉलिड स्ट्रक्चर होते हैं मिल्क की, मदर बॉडी के मिल्क में, मतलब कि कोलोस्ट्रम। ठीक है, तो अब यही बेबी जो है मदर बॉडी के अंदर था, ठीक है, उस टाइम पे भी उसकी बॉडी में जो भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है, जो भी माइन्यूट अमाउंट ऑफ यूरिन की फॉर्मेशन होती है ना, वो प्लेसेंटा के थ्रू जो है वो मदर बॉडी से बाहर चला जाता है। ठीक है, वो उसका जो एसिडिक पीएच है, वो पीएच जो है इट इज इक्वल टू दैट ऑफ वाटर, मतलब कि क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, तो ऐसे टाइम में कभी कभी क्या होता है कि जो यूरिन फीटस से रिलीज हो रहा होता है वही यूरिन एमनियोटिक कैविटी में भी चला जाएगा। ठीक है, वही यूरिन एमनियोटिक कैविटी में प्रेजेंट होता है, लेकिन वो यूरिन जो एमनियोटिक कैविटी में जा रहा है वो एक्चुअली में है ऐसा इक्वल टू वाटर। ठीक है, तो बेबी जो है ना वो अराउंड पर डे 400 ml ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड बेबी कंज्यूम करता रहता है पर डे। ठीक है, अगर आप सोचो अगर यही जो 400 ml एमनियोटिक फ्लूइड जो बेबी कंज्यूम कर रहा है, अगर उसमें पर डे 1 ml ही यूरिया प्रेजेंट हो, ठीक है, तो बेबी तो फीटस की बॉडी में ना इतनी ज्यादा टॉक्सिसिटी होगी कि पूरा का पूरा प्लेसेंटा डैमेज हो जाएगा और बेबी की डेथ हो जाएगी। ठीक है, और ये कब से होता है, फ्रॉम 5th मंथ, 5वें महीने से बच्चा जो है, जो फीमेल बॉडी के अंदर है, वो एमनियोटिक फ्लूइड कंज्यूम करता रहता है। ठीक है, और ये 400 ml एवरेज वैल्यू। ठीक है, तो उसकी भी बॉडी में तो यूरिन जा रहा है ना, तब तो उसे कोई डैमेज नहीं हो रहा। क्यों नहीं डैमेज हो रहा, क्योंकि वो इक्वल टू वाटर है, वो पानी जैसा ही है। ठीक है, तो प्लेसेंटा अगर अपना स्टेटिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो फिर ये वेस्ट मटेरियल फीटस की बॉडी में एक्यूमुलेट कैसे हो रहे हैं, प्रॉपर यूरिया की भी फॉर्मेशन नहीं होनी है, कैसे हो रहा है, कहाँ जा रहा है, हाँ, तो ये तो मैंने अभी बोला कि वो एमनियोटिक फ्लूइड कंज्यूम कर रहा है। हाँ हाँ, क्या, तो मैंने तो अभी बोला ना कि एमनियोटिक फ्लूइड कंज्यूम कर ही रहा है, और एमनियोटिक फ्लूइड का काम क्या है कि उस बच्चे को किसी भी शॉक या जर्क से प्रोटेक्ट करता है ना, कि बाई चांस अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को मान लो कभी धक्का लग जाए या वो कभी बाई चांस लड़खड़ा जाए, तो उस वजह से भी बेबी की बॉडी, फीटस की बॉडी में कोई भी डैमेज हो सकता है, कोई भी एनोमली हो सकती है, कोई भी डिफेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे छोटे मोटे डिफेक्ट से एमनियोटिक फ्लूइड क्या करता है, फीटस को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, लेकिन उसी एमनियोटिक फ्लूइड का कंसंट्रेशन अगर एमनियोटिक कैविटी में बढ़ रहा है तो बेबी को कंज्यूम भी तो कर रहा है डेली, मतलब डेली ही हर 1 घंटे में एमनियोटिक फ्लूइड अपने आप को रिप्लेस कर देता है, मतलब कि हर 1 घंटे में एक न्यू एमनियोटिक फ्लूइड जनरेट हो जाएगा उस पूरे ही प्लेसेंटा के स्ट्रक्चर में, उस पूरे ही एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के स्ट्रक्चर में। ठीक है, कंडीशन थोड़ी क्रिटिकल हो जाती है, कहाँ क्रिटिकल होती है, जब लास्ट मंथ चल रहा होता है, मतलब कि 8th मंथ। ठीक है, 8th मंथ में क्या होता है कि बेबी को ऑक्सीजन बहुत ज्यादा चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब उसके ऑर्गन सिस्टम जो है वो प्रॉपर्ली फॉर्म हो चुके हैं, फीटस जो है वो प्रॉपर्ली मैच्योर हो चुका है, तो उसको ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन उसे वो ले रहा है, मतलब कि उसकी बॉडी में अब मेटाबॉलिज्म प्रॉपर हो रही है। ठीक है, और अगर मेटाबॉलिज्म होगा तो जाहिर सी बात है थोड़े से अमाउंट की यूरिया के और बढ़ जाएंगे। ठीक है, लेकिन अमाउंट यूरिया का बढ़ना ये इंडिकेट नहीं करता है कि वो एक्चुअली में बेबी के लिए बहुत ही, फीटस के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल हो जाएगा। ठीक है, वो पूरा यूट्रस का स्ट्रक्चर, वो पूरा यूट्रस की साइज वो दिक्कत कर देती है एक्चुअली में बेबी की डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं ना कि वो
वो एक लिविंग फीमेल बॉडी की ही तो यूट्रस है, कोई ड्रम तो है नहीं कि इतना बड़ा हो जाएगा, एक्सपेंड होगा, है ना। तो उस पर्टिकुलर यूट्रस के साइज में वो फीटस जो वो अब एक्यूमुलेट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और ऐसा तो है नहीं कि कोई भी एडल्ट जो है, किसी भी अगर एडल्ट की फॉर्मेशन होनी है तो वो पूरे लाइफ स्पैन किसी फीमेल की बॉडी में ही रहेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि भाई 9th मंथ के एंड तक जब वो बेबी प्रॉपर मैच्योर हो जाएगा, मतलब कि जब नेचर को ये लगता है कि वो बेबी अब अपना प्रोटेक्शन कर सकता है अकॉर्डिंग टू नेचर, ठीक है, मतलब कि वो बेबी अब प्रॉपर डेवलप हो चुका, इतना डेवलप हो चुका है कि उसके पास वो सारे ही स्ट्रक्चर, वो सारे ही ऑर्गन, वो सारे ही ऑर्गन सिस्टम उसकी बॉडी में प्रेजेंट हो चुके हैं जो एक्चुअली में उसकी एडल्ट लाइफ के सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो जब नेचर को ये रियलाइज हो जाता है इसीलिए तो शायद 9 मंथ ही डिसाइडेड है और अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग गेस्टेशन पीरियड है, और शायद इसीलिए तो है क्योंकि नेचर ने ये डिसाइड किया कि हाँ किस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे किस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को किसी भी पर्टिकुलर फीमेल बॉडी से बाहर आना है, ठीक है। अगर मान लो बाय चांस जैसे कि पार्चुरेशन हुआ, ठीक है, कोई बेबी जो था वो डिफेक्टिव था, कोई भी डिफेक्टिव है, चाहे वो कोई जेनेटिक डिफेक्ट हो, चाहे जैसे बच्चा पैदा हो बेड से गिर गया, है ना, तो उससे भी तो उसकी बॉडी में कोई डिफेक्ट, कोई भी मान लो कोई बोन ही ब्रेक हो गया, है ना, तो उस टाइम पे बोन का जोड़ना तो आसान रह जाता है, आसान होता है, ठीक है, क्योंकि बोन प्रॉपर्ली फॉर्म नहीं हुए, अभी बोन प्रॉपर्ली मैच्योर नहीं हुए, ठीक है। बट वो पर्टिकुलर बॉडी पार्ट जहां पे वो बोन डैमेज हुआ था, ठीक है, वो तो परमानेंटली वीक रह जाएगा उस बॉडी पार्ट के लिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि बेबी जो है वो यूरिन कंज्यूम कर रहा है ना, मतलब जो भी दिखा था, अरे यूरिन कंज्यूम करने का मतलब है यूरिन प्रॉपर कंज्यूम कर रहा है, मतलब कि वो इक्वल टू pH 7 नहीं है, मतलब इक्वल टू वाटर नहीं है, नहीं है सर। देखो इस टाइम पे जो यूरिन थोड़ा बहुत बन रहा था, है ना, जो मेटाबॉलिक वेस्ट जा रहा है एम्ब्रियोनिक कैविटी में, उसका pH कैसा है, 7 है, ठीक है, मतलब इक्वल टू वाटर है, ठीक है। 5th मंथ से फीटस जो है वो एम्ब्रियोनिक फ्लूइड कंज्यूम कर रहा था, ठीक है, बट टाइम इंक्रीज होता गया, ठीक है। 8th मंथ पे क्या हुआ कि यूरिन के अमाउंट में थोड़ा बहुत बढ़ जाएंगे, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो यूरिन एक्चुअली में फीटस के लिए हार्मफुल हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा होता तो दुनिया में पैदा होने वाले हर एक बच्चा डिफेक्टिव होता, उसकी बॉडी में कहीं ना कहीं यूरिन की वजह से टॉक्सिसिटी जरूर प्रेजेंट होती है। लेकिन सर 8th मंथ में से प्रॉब्लम तो आने लग जाती है ना, वो सोचता है कि मैं बाहर आ जाऊंगा, और ये तो हर कोई सोचेगा, तो ये ही रहता है। देखो जो आपने लिखा हुआ ना इट रियलाइजेस, वो सही है, दैट इट रियलाइजेस, ठीक है, लेकिन अगर हम बोले कि सिर्फ यूरिन, है ना, यूरिन की एक्यूमुलेशन या यूरिन की क्वांटिटी इंक्रीज होने की वजह से बच्चा जो है वो बाहर आना चाह रहा है, तो उसे हम प्रॉपर्ली नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि प्लेसेंटा भी तो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, या फिर अगर आप ये बोलो कि प्लेसेंटा डिफेक्टिव हो गया, ठीक है, तो अगर प्लेसेंटा डिफेक्टिव भी हो रहा है, मान लो उसने अपना कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना बंद कर दिया, तब तो मिसकैरेज के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तब तो कोई पाथवे ही नहीं रहेगा कि मदर बॉडी से न्यूट्रिशन फीटस तक पहुंचेगा, फीटस की बॉडी बन रहे मेटाबॉलिक वेस्ट को मदर बॉडी में ट्रांसफर हो जाए, तो इतना मत सोचो, जो भी है ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक। दूसरा एक क्या लिखा था आपने, पैरासाइट,
इज फीटस अ पैरासाइट? पैरासाइट पता है किसे बोलते हैं? हाँ, पैरासाइट। किसी और की बॉडी में जाकर मतलब उससे फूड वगैरह लेना। उसे फूड वगैरह लेना, क्या है? उसे फूड वगैरह लेना मतलब न्यूट्रिशन लेना। जाकर अभी ने तो बोला, मतलब समझ कैसे समझाओ तो। मतलब कि फीटस जो है वो मदर बॉडी के अंदर जा रहा है कि हाँ मैं आ रहा हूँ। हाँ तो नहीं है ना फीटस पैरासाइट एक नहीं है। लिविंग के ऊपर प्रेजेंट हो सकते हैं। हाँ कोई भी जिससे न्यूट्रिशन लेता है वो लिविंग के ऊपर प्रेजेंट हो, जो अपना न्यूट्रिशन ले रहा है, जैसे भैंस के ऊपर बॉडी के ऊपर है, हाँ। हो सकता है। जैसे बुफेलो में जो टिक्स लग जाते हैं, है ना, वो भी क्या है? पैरासाइट है ना। तो वो तो भैंस के ऊपर जाते हैं, है ना। और यहाँ पे फीटस जा रहा है मदर बॉडी में कि हाँ माँ मैं आ रहा हूँ, है ना। न्यूट्रिशन वगैरह उसकी बॉडी के ऊपर तो है नहीं, तो वो भैंस के ऊपर नहीं करेगा उसे न्यूट्रिशन। हाँ, अगर उस टिक जो है वो बुफेलो की बॉडी में नहीं गया, उसको न्यूट्रिशन मिलेगा, फिर वो जिंदा रहेगा नहीं। इसीलिए वो जाता है ताकि वो न्यूट्रिशन ले सके, है ना। तो फीटस जो है वो अपने आप को जिंदा रखने के लिए मदर बॉडी में जा रहा है। हाँ, वो तो डेवलप हो रहा है ना। वो तो डेवलप हो रहा है। कोई भी पैरासाइट जो है वो कभी भी किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर डेवलप नहीं होते हैं, वो हमेशा अपनी होस्ट बॉडी में एंट्री लेते हैं, ठीक है। जो फीटस एज अ पैरासाइट है, ठीक है, बायोलॉजिकली फीटस जो है वो पैरासाइट नहीं है, बट साइंटिफिकली फीटस इज अ पैरासाइट। पैरासाइट इसलिए क्योंकि देखो फीटस मदर बॉडी में ग्रो तो हो रहा है, डेवलप वहीं से हुआ है, ठीक है, उसकी उत्पत्ति वहीं से हुई है, ठीक है। बट वो उस टाइम पे ये पूरे 9 महीने अपने आप को जिंदा रखने के लिए वो मदर बॉडी से न्यूट्रिशन ले तो रहा है ना, है ना। तो इस 9 मंथ के बेसिस पे साइंटिफिकली फीटस को पैरासाइट बोला जाता है, बट बायोलॉजिकली हम फीटस को पैरासाइट नहीं बोलते, ठीक है। और वैसे भी जनरली पैरासाइट जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करता है, किसी भी लार्ज ऑर्गेनिज्म के लिए पैरासाइट वर्ड यूज नहीं होता है। वैसे भी सर फीटस तो जो है सेम स्पीशीज हो गया ना हमारे लिए, तो पैरासाइट हो नहीं सकता। किसने बोला है? आपने तो लिखा था इस फीटस में पैरासाइट, मैं तो उस क्वेश्चन मैं उसी क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ। हाँ कि देखो फीटस जो है वो साइंटिफिकली पैरासाइट है क्योंकि वो मदर बॉडी से न्यूट्रिशन लेता है अपने सर्वाइवल के लिए, भले ही वो 9 महीने तक सर्वाइव कर रहा है मदर बॉडी, ठीक है। बट बायोलॉजिकली फीटस जो है वो पैरासाइट नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो मदर बॉडी के अंदर ही डेवलप होता है एंड इट इज नॉट अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। वो एक पर्टिकुलर प्रॉपर ऑर्गेनिज्म बनने वाला है, ठीक है। और क्या लिखा था? बुला दो फिर।
तो कोई भी वो फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल हो जाता है फॉर डिफेक्टिव बर्थ ऑफ बेबी, ठीक है, उसे हम बोलते हैं टेराटोजेनिक्स। वो कोई फिजिकल फैक्टर भी हो सकता है, ठीक है। फिजिकल फैक्टर का मतलब है मान लो किसी मदर की बॉडी में कुछ क्या मान लो किसी ने मान लो उस प्रेग्नेंट लेडी को किसी ने पीट दिया, तो किसी ने प्रेग्नेंट लेडी को मान लो किसी ने धक्का दिया और धक्का देने की वजह से उसे चोट लग गई क्योंकि उसके एब्डोमिनल रीजन में, ठीक है। तो हो सकता है कि उस शॉक या उस जर्क की वजह से बेबी का कोई बॉडी पार्ट जो है वो डैमेज हो जाए, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में भी डिफेक्टिव बेबी की बर्थ होती है, ठीक है। या कोई केमिकल है, ठीक है, केमिकल जैसे कि थैलिडोमाइड, ये एक ड्रग है। मदर के बारे में जानता है अरे ये ड्रग है, ड्रग मेडिसिन है, ठीक है। देखो इस मेडिसिन को डिजाइन किया गया था ताकि नौसिया एंड वोमिटिंग को प्रिवेंट किया जा सके इन प्रेग्नेंट लेडी। प्रेगनेंसी का जो पहला मंथ होता है, ठीक है, उस टाइम पे जो फीमेल होती है, ठीक है, उसको वोमिटिंग्स के अर्ज होते हैं, मतलब कि उसको लगता है कि हाँ अभी उल्टी होगी, ठीक है, बट कभी कभी क्या होता है कि उल्टी हो भी जाती है और नहीं होती है ना। तो ये जो उसकी बॉडी में जो एक्साइटमेंट जनरेट हो रहा है, स्टिमुलस जनरेट हो रहा है फॉर वोमिटिंग, इसे हम बोलते हैं नौसिया, ठीक है, और प्रॉपर उल्टी को हम वोमिटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो थैलिडोमाइड जो है ये डिजाइन किया गया था ताकि उस प्रेग्नेंट लेडी में नौसिया एंड वोमिटिंग को क्या किया जा सके, रोका जा सके, स्टॉप किया जा सके, ठीक है। जैसे कभी कभी अच्छा नहीं लगता है कि आपने कभी ज़्यादा खाना खा लिया, गर्मी का सीजन है ना, लग रहा है कि अभी उल्टी होगी, है ना, यही सोचते सोचते 4-5 घंटे निकल गए लेकिन उल्टी हुई ही नहीं, है ना, ऐसा होता है। तो थैलिडोमाइड इसीलिए डिजाइन किया गया था ताकि उस प्रेग्नेंट लेडी के फर्स्ट मंथ में जो नौसिया और वोमिटिंग की कंडीशन होती है उसको रोका जा सके, ठीक है। बट कुछ केसेस ऐसे आए, है ना, जिनमें देखा गया कि ये जो थैलिडोमाइड है जो उस लेडी को नौसिया और वोमिटिंग से बचा तो रहा है, बट उसकी बॉडी में जो फीटस का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, उसमें बहुत सारे हार्ट डिसीज जनरेट हो जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर इस पर्टिकुलर मेडिसिन के कंज्यूम करने से उस प्रेग्नेंट लेडी में, ठीक है, डिफेक्टिव फीटस का डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो भी क्या है, टेराटोजेनिक्स, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, जाफरान, ठीक है, ये भी एक ड्रग, ये भी एक मेडिसिन है, ठीक है। तो ये तो क्या था, ये तो केमिकल फैक्टर थे, ठीक है। बायोलॉजिकल फैक्टर जैसे कि वायरस, ठीक है, और वायरस में अपने लिए सबसे अच्छा एग्जांपल है HIV, हाँ, कोरोना भी लेटेस्ट, हाँ, कुछ केसेस ऐसे आए हैं जिनमें ये देखा गया है कि अगर जो लेडी प्रेग्नेंट थी उसे अगर कोरोना हुआ है तो प्लेसेंटा के थ्रू ये कोरोना वायरस जो है वो उस फीटस की बॉडी में भी ट्रांसफर हो जाए, ठीक है। तो जो बेबी का बर्थ हुआ वो कोरोना डिफेक्टिव बेबी था, ठीक है, हाँ, बच भी सकता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे बायोलॉजिकल फैक्टर है, वायरस हो गया, कोई इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया जो मदर बॉडी को हुआ था, बाई चांस वो प्लेसेंटा के थ्रू क्या हो गया, उस फीटस को ट्रांसफर हो गया। हाँ, एल्कोहल भी होता है, एल्कोहल कोई प्रेग्नेंट लेडी 3-4
बोतल ले ली, बड़ा करिए, है ना, या आज 2-3 डब्बे उसने ख़त्म कर दिए सिगरेट के, है ना, तो होता है, उसे बोलते हैं अल्कोहलिक सिंड्रोम। अगर अल्कोहल कोई क्रिमिनलिटी अल्कोहल कंज्यूम कर रही है, ठीक है, और फीटस की बॉडी में अगर अल्कोहल की वजह से कोई डिफेक्शन होता है तो उसे बोलते हैं अल्कोहल सिंड्रोम। IgG इट इज द एंटीबॉडी जो प्लेसेंटा के थ्रू मदर बॉडी से फीटस में ट्रांसफर होता है, और ये पहली बार है जो फीटस में इम्यूनिटी को जनरेट करेगा, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे फीटस की बॉडी में जो इम्यून सिस्टम का रेस्पॉन्स हो रहा होता है वो वीक होता है। वीक क्यों होता है? क्योंकि फीटस की बॉडी प्रॉपरली मैच्योर नहीं है, वो अभी भी एडल्ट फॉर्म में डेवलप नहीं हुई है। इसीलिए जिस तरह से IgG जो है वो एडल्ट में फंक्शन परफॉर्म करता है, उस तरह से वो फीटस की बॉडी में प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं करता। बट हाँ ये जरूर है कि ये IgG छोटी मोटी इन्फेक्शन से बेबी को बेबी को बचाएगा जरूर, ठीक है। अगली बात समझो। और दूसरी बात कि जितने भी, अगर मान लो कोई भी एंटीबायोटिक है ना, कोई भी मेडिसिन अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है प्रेग्नेंट फीमेल को, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर कंडीशन में, चाहे वो कोई इन्फेक्शन हो, चाहे कोई डिसीज हो, ठीक है, तो जब तक प्रॉपर चेकअप नहीं हो जाता उस प्रेग्नेंट फीमेल का, उसे कोई भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करी जाती है, ठीक है। और जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी जाएगी वो एक प्रॉपर डोज पे होगा। मतलब कि हमें डॉक्टर को ये पता होता है कि हमें उस प्रेग्नेंट फीमेल को कितना डोज देना है ताकि उसकी बॉडी में डेवलप हो रहे फीटस पे कोई इफेक्ट ना पड़े। क्योंकि अगर किसी भी पर्टिकुलर ड्रग का डोज उस फीमेल बॉडी में ज़्यादा हो गया, या कोई भी पर्टिकुलर फीमेल बॉडी किसी भी मेडिसिन का एक्यूमुलेशन हो रहा है, तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट बेबी में पड़ सकता है, ठीक है। क्योंकि जो पूरा ब्लड उस फीमेल की बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है वही ब्लड तो फीटस को भी सर्कुलेट हो रहा है ना। ऐसा तो है नहीं उसने कहीं से और पाइप लगाई हुई है ना। तो ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखो कि अगर कोई भी मेडिसिन प्रेग्नेंट फीमेल कंज्यूम कर रही है, पहली बात तो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के प्रेग्नेंट फीमेल को कभी मेडिसिन कंज्यूम करनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। बट प्रेजेंट टाइम में क्या होता है, हर कोई अपने आप में डॉक्टर का फिर रहा है ना, तो एक गोली लिया ठीक हो गया, फिर 2 साल बाद पता चलता है उसी गोली की वजह से आज दिक्कत हो रही है ना। तो कृपया ऐसे डॉक्टर ना बने, वेल सर्टिफाइड डॉक्टर बनो, ठीक है। पढ़ते हैं लैक्टेशन। अब देखो लैक्टेशन जो है ये स्टार्ट होता है आफ्टर पार्चुरेशन, ठीक है। जैसे ही पार्चुरेशन खत्म होता है प्रेग्नेंट फीमेल में, ठीक है, लैक्टेशन होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब लैक्टेशन जो है इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोलैक्टिन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पार्चुरेशन से पहले उस फीमेल बॉडी में प्रोलैक्टिन का सिक्रेशन नहीं हो रहा था। उस प्रेग्नेंट फीमेल में पार्चुरेशन से पहले भी प्रोलैक्टिन का सिक्रेशन हो रहा था, बट वो मिल्क को सिक्रीट या इजेक्ट नहीं करवा पा रहा था। क्यों नहीं करवा पा रहा था? क्योंकि प्रेग्नेंट फीमेल में प्लेसेंटा बना हुआ था, है ना, प्लेसेंटा बना हुआ था, और प्लेसेंटा जो है ये क्या करता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों को ही सिक्रीट करता है, ठीक है। तो प्रेग्नेंट फीमेल में एस्ट्रोजन का भी कंसंट्रेशन हाई है, प्रोजेस्टेरोन का भी कंसंट्रेशन हाई है। अब इन दोनों का जो हाई कंसंट्रेशन होने की वजह से ये क्या करेंगे, प्रोलैक्टिन के सिक्रेशन को सप्रेस कर देंगे, ठीक है। पार्चुरेशन हुआ, फीटस जो है मदर बॉडी के बाहर आया, ठीक है, और लगभग आधे घंटे में प्लेसेंटा जो है जितना बना हुआ था वो सारा डिजनरेट होकर, डिटैच होकर मदर बॉडी से वो भी बाहर आ चुका होगा। अब जैसे ही प्लेसेंटा मदर बॉडी से बाहर आया, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या हो जाएगा, कम। अब जैसे ही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होगा, प्रोलैक्टिन का सिक्रेशन हाई हो जाएगा। अगर नहीं अगर प्रोलैक्टिन का सिक्रेशन हाई नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि उस फीमेल में दिक्कत है। पंप कैसा पंप?
मेरा अभी सर दर्द कर रहा था, ठीक है, मैंने अभी पेन किलर खाया, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन के लिए पेन को सप्रेस कर सकता है, थोड़े टाइम के बाद पेन होना दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप उस प्रेग्नेंट फीमेल को कितना प्रोलैक्टिन का इंजेक्शन होगा, बेचारी मर जाएगी, ठीक है, क्योंकि उसकी बॉडी में लगातार लगभग 6 up to 6 months बेबी को मिल्क फीड करवाना होता है, तो लगातार 6 महीने तक हम प्रोलैक्टिन का इंजेक्शन कैसे दोगे, नहीं दे सकते, ठीक है। तो पाथोजेनिसिस के बाद क्या हुआ, फीटस बॉडी के बाहर आने के बाद लगभग आधे घंटों के अंदर प्लेसेंटा जो है वो सारा ही क्या हो जाएगा, फीमेल बॉडी से बाहर एक्सपेल आउट हो जाएगा, और प्लेसेंटा के बाहर आते ही प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का सेक्रेशन कम होगा, और जैसे ही प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का सेक्रेशन कम होगा प्रोलैक्टिन का सेक्रेशन हाई हो जाएगा, ठीक है। और प्रोलैक्टिन का सेक्रेशन हाई होते ही फीमेल में लैक्टेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो प्रोलैक्टिन सीक्रेट कहाँ से, कौन करता है सीक्रेट, कौन सा ग्लैंड। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में मैंने ग्लैंड को सारे ग्लैंड पढ़ा दी थी, तो इस पूरे चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। एंटीरियर पिट्यूटरी सीक्रेट करता है प्रोलैक्टिन, ठीक है। और प्रोलैक्टिन की सिंथेसिस कहाँ पे होती है, तो प्रोलैक्टिन का सिंथेसिस होगी, ठीक है, और वो सीक्रेट होता है फ्रॉम इंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। तो अगर हम देखें पूरा लैक्टेशन जो है ये मेनली 2 इवेंट में परफॉर्म होता है, एक मिल्क सिक्रेशन और दूसरा मिल्क इजेक्शन, ठीक है। मिल्क सिक्रेशन जनरली, सिक्रेशन का मतलब क्या होता है, बाहर निकालना, है ना। देखो ये सारा मैटर जो अभी मैंने बोला है ना, कि क्या हो रहा है, प्लेसेंटा जो है पाचुलेशन के बाद मदर बॉडी से बाहर आएगा, उसके अंदर प्रोजेस्टेरोन का सेक्रेशन कम होगा, प्रोलैक्टिन का सेक्रेशन हाई होगा, और प्रोलैक्टिन का सेक्रेशन जैसे ही हाई होगा लैक्टोजेनेसिस परफॉर्म होती ही रहती है, ठीक है, इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। और लैक्टोजेनेसिस का मतलब क्या है, सेक्रेशन ऑफ लैक्टोजन, लैक्टोजन का मतलब मिल्क, ठीक है। तो इसी को ये जो लैक्टोजेनेसिस हो रही है इसे हम क्या बोल रहे हैं, मिल्क सिक्रेशन, ठीक है। अब बात करते हैं मिल्क इजेक्शन। मिल्क इजेक्शन जो है इट इज अ न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स, ठीक है। मतलब कि मिल्क जो मदर बॉडी से बाहर सीक्रेट होना है, जो मदर बॉडी से बाहर इंजेक्ट होना है, उसके लिए न्यूरो का मतलब ब्रेन, एंडोक्राइन ग्लैंड्स दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है। ब्रेन कौन, हाइपोथैलेमस, ठीक है, और एंडोक्राइन ग्लैंड कौन, पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सा पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो जो मिल्क का इंजेक्शन मदर बॉडी से बाहर होगा थ्रू मेमोरी ग्लैंड, ठीक है, इट इज अ न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स, ठीक है, या इसे ही हम मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स भी बोलते हैं, ठीक है, या मिल्क इंजेक्शन रिफ्लेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। आगे बात सुन, अब देखो ये प्रोलैक्टिन जो था ये क्या कर रहा था, इस लैक्टोजेनेसिस को प्रमोट कर रहा था, ठीक है। अब देखो एंटीरियर पिट्यूटरी मेनली 2 टाइप के थे, एक एंटीरियर पिट्यूटरी, एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट क्या हो रहा था, ऑक्सीटोसिन, ठीक है, और ऑक्सीटोसिन को हम मिल्क लेट डाउन फैक्टर बोलते हैं, है ना। मतलब कि मेमोरी ग्लैंड्स, अच्छा हम लोगों ने मेमोरी ग्लैंड्स पढ़ा है ना, कौन कौन से स्ट्रक्चर है मेमोरी ग्लैंड्स में, मतलब कि कहाँ पे मिल्क बन रहा है और पाथवे क्या है, एल्वियोलाई में बन रहा है, ठीक है। फिर मेमोरी ट्यूब्यूल्स में आया, फिर मेमोरी डक्ट में आया, हाँ, फिर मेमोरी एंकुला में आया, फिर
फिर लैक्टोफेरस डक्ट, फिर निपल। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि जो निपल है, ठीक है, उस निपल के अराउंड जितने भी डार्क पैचेस प्रेजेंट हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, एरियोला। उसे हम क्या बोलते हैं, एरियोला। और इस पूरे ही एरियोला के सरफेस पे, ठीक है, बहुत सारे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब जैसे ही बेबी जो है वो सकलिंग परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, ये सारे ही रिसेप्टर्स क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। और एक्टिव होते ही ये रेस्पॉन्स देंगे, पॉजिटिव फीडबैक देंगे, किसको, हाइपोथैलेमस को, ठीक है। और जैसे ही हाइपोथैलेमस को पॉजिटिव फीडबैक जाएगा, ये हाइपोथैलेमस अब फीडबैक किसको देगा, अब ऑर्डर किसको देगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, फॉर सिक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन, ठीक है। अब ऑक्सीटोसिन जो है ये क्या करेगा, ये डक्ट्स में पहुंच के, ठीक है, क्या करेगा, वहां पे कॉन्ट्रैक्शन परफॉर्म करवाएगा, ठीक है। और जैसे ही इस पूरे डक्ट्स में, ठीक है, इस पूरे पाथे में कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाएंगे, मिल्क जो है वो निपल में फ्लो होगा और निपल के थ्रू वो बेबी के माउथ में जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ, तो ये ध्यान रखना, जो मिल्क इंजेक्शन वाला प्रोसेस है ये कैसा है, न्यूरोएंडोक्राइन रिफ्लेक्स बोलते हैं इसको, या मिल्क इंजेक्शन रिफ्लेक्स बोलते हैं। और ये रिफ्लेक्स परफॉर्म कब होता है, जब बेबी जो है उसने वो सकलिंग परफॉर्म करता है, ठीक है। आगे बात सुन, तो बेबी जो है सकलिंग परफॉर्म करने के अराउंड 30 सेकेंड से 1 मिनट के अंदर अंदर मिल्क जो है वो निपल के थ्रू फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं होता कि बाई चांस जैसे कि बेबी है ना, वो क्या कर रहा है, वो सकलिंग परफॉर्म कर रहा है इन वन ऑफ द ब्रेस्ट, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि दूसरे ब्रेस्ट, दूसरे मेमोरी ग्लैंड में भी मिल्क फ्लो कर जाते हैं, ठीक है। या कभी कभी क्या होता है कि जैसे बच्चा जो है वो अपनी माँ से दूर है ना, तो मान लो वो उसको भूख लगी, वो रोने लगा, है ना, तो कभी कभी बेबी का रोना भी एक इमोशनल स्टिमुलस जनरेट करता है उस प्रेग्नेंट, उस फीमेल बॉडी में, ठीक है, फॉर इंजेक्शन ऑफ मिल्क, ठीक है। तो ऐसा भी होता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है ये एक्चुअली अभी किसी को नहीं पता है, क्योंकि बच्चा वहाँ दूर रो रहा है, ठीक है, और लैक्टेशन यहाँ पे परफॉर्म होता है। हाँ, देखो ठीक है। अब देखो पार्चुरेशन के बाद, ठीक है, जो मिल्क बेबी कंज्यूम, जो मिल्क बेबी फीड कर रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, कोलोस्ट्रम, ठीक है। एंड इट इज हाईली न्यूट्रिशियस फ्लूइड, कुछ बाकी रहा है फॉर्म में, कोलोस्ट्रम, COLOSTRUM, कोलोस्ट्रम, ठीक है। इट इज अ हाईली न्यूट्रिटिव फ्लूइड। और ये क्या है, ये फर्स्ट मिल्क है जो पार्चुरेशन के बाद फीमेल बॉडी में, जो पार्चुरेशन के बाद क्या हो रहा है,